नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं लखनऊ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लखनऊ सज संवर कर हुआ तैयार। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अध्याय की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल ट्रेड शो की भी करेंगे शुरुआत। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड पार्किंग हुई शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाहन टोकन से निकलकर पार्किंग की शुरुआत की। और मथुरा में जेल के कैदी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल के विग्रहों के लिए बना रहे हैं आकर्षक पोशाकें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ देर बाद लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अध्याय की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन और इन्वेस्ट यूपी के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समिट में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में देश और दुनिया के निवेशक भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। लखनऊ के हवाई अड्डे पर लगभग 1000 वायुयानों के आज पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री बाद में महाराष्ट्र में मुंबई भी जाएंगे, जहां वे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से मुंबई सोलापुर वंदे भारत रेलगाड़ी और मुंबई साई नगरी शिरडी रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश की इकोनॉमी में 8% का योगदान देने वाला उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का लखनऊ में उद्घाटन करेंगे और यहां पर उभरते नए उत्तर प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर 1, डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मेक इन इंडिया, G20 और स्टार्टअप से जुड़ी प्रदर्शनी का हिस्सा भी बनेंगे। राज्य में साल 2027 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राज्य को चाहिए निवेश। बीते इन्वेस्टर समिट में राज्य को करीब 5 लाख करोड़ के निवेश के समझौते मिले थे और इस बार राज्य को उम्मीद है कि यह आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में राज्य अगले 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसमें 4 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना दिखाई गई है। राज्य में 3 बड़े डेटा सेंटर्स के निर्माण के लिए 20,000 के निवेश का भी प्रस्ताव किया गया है और साथ राज्य में समावेशी विकास के लिए डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, टीवी मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल्स और एमएसएमई बड़ा फोकस है। लखनऊ चारबाग स्टेशन के सभी एंट्री गेटों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड पार्किंग गेट लगाया है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन वाहन टोकन से निकलकर इंटीग्रेटेड पार्किंग गेट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चारबाग स्टेशन पर रेलवे के कई अधिकारी और रेलवे सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों को छोड़ने आए वाहनों की वजह से स्टेशन पर यातायात अव्यवस्थित रहता था, जिसके कारण नॉर्दर्न रेलवे ने इंटीग्रेटेड पार्किंग गेट के जरिए वाहनों का आवागमन सरल किया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड पार्किंग गेट पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वाहन टोकन निकालकर शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यात्रियों को स्टेशन छोड़ने और लेने के लिए काफी दिक्कत होती थी, जिसको नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारियों यात्रियों के लिए सरल किया। अब रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट की पार्किंग का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चारबाग रेलवे प्रबंधन का ये कार्य स्वागत योग्य है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। समाचारों में एक छोटा सा विराम। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अयोध्या में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्ष को संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने वाला बताया है। कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आम बजट में गांव, गरीब और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि आम बजट में इसके चलते सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश के 166 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिर्फ खेती की जाती है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और बुंदेलखंड के 7 जनपदों के 47 विकासखंड में बीज मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया गया है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस नाते केंद्रीय बजट में जो विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर केंद्रीय बजट के लिए धनराशि व्यवस्थित की गई है, उसका सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को प्राप्त होगा। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हमारा उत्तर प्रदेश करता है। सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ हमारे उत्तर प्रदेश को मिलता है, इसलिए कि हमारी 146 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी है, जो हम 166 लाख हेक्टेयर जिसमें हम खेती करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा भूभाग है जिसके भीतर खेती होती है, तो स्वाभाविक रूप से उस योजनाओं का लाभ हम सबसे सर्वाधिक हमको प्राप्त होता है। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार राज्य स्तर पर भी कुछ योजनाओं को संचालित कर रही है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती की योजना शुरू की है। सभी 47 विकास खंडों के भीतर 7 जो बुंदेलखंड के जनपद हैं उनके 47 विकास खंडों के भीतर। मथुरा जेल में कौशल विकास योजना और प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाए जा रहे हैं। मथुरा जिला जेल में रहने वाले कैदी भगवान श्री कृष्ण की पोशाक बनाने का काम कर रहे हैं। इन कैदियों को करीब 300 पीस का ऑर्डर मिला है। इसमें से अधिकतर पोशाकों का काम सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पोशाकों में दिखने वाले डिजाइन मुस्लिम कैदियों द्वारा बनाए गए हैं। हिंदू कैदी भी पोशाक बनाने में बराबर उनका साथ देते हैं। मथुरा के जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में एकमात्र मथुरा जेल में ही भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के लिए लड्डू गोपाल पोशाक का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार की ओर से ही एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत इसका चयन किया गया है। उपरांत जो है लगातार सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और बंदियों को लगातार कौशल विकास से जोड़ के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के निमित्त हम लोगों द्वारा जो है कारागार में जो है ठाकुर जी की पोशाक का निर्माण कराया जा रहा है। हथकरघा स्थापित की गई कराई गई है, जिसमें जो है साड़ियाँ हैं, धोती कुर्ते हैं, पैजामा कुर्ता है और LED बल्ब, इन 3 चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और इसकी सराहना माननीय कारागार मंत्री जी द्वारा इन सारे वस्तुओं को अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई थी, उनके द्वारा सराहना की। सरकार एक तरफ जहां जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है, वहीं आजमगढ़ के सगड़ी तहसील निवासी वंश गोपाल सिंह जैविक सब्जियों का उत्पादन कर लोगों की सेहत सुधार रहे हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों को कृषि रोजगार देकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना रहे हैं। वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब्जियों का ऑर्डर देकर शाम तक ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। BHU से MSc AG पास आउट वंश गोपाल सिंह ने बताया कि हमारी नर्सरी पर आकर बहुत से लोगों ने जैविक सब्जियों की मांग की। उनके मांग के अनुरूप आपूर्ति करने से जहां वे लोग संतुष्ट हो रहे हैं। बना के और अपने शहर में लोगों के यहाँ घर घर सब्जियां पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से डिमांड लोगों की होती है उस तरह से हम लोग जो है सब्जी उनके घर घर तक पहुंचाते हैं। सुबह ऑर्डर ले लेते हैं हम लोग और शाम के टाइम वो लड़के ले आके उनके घर घर जो है सब्जी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2014 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी, जो बेटियों के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। अमृतकाल में रायबरेली के डाक विभाग द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए 9-10 फरवरी को 2 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक बेटियों को इस योजना से जोड़ा जा सके। चीफ पोस्ट मास्टर श्रद्धानंद मिश्रा ने बताया कि 2 दिवसीय अभियान के तहत मुख्यालय से लगभग 4500 खातों का लक्ष्य मिला था। हमारी टीम का प्रयास रहेगा कि लक्ष्य से अधिक खाते इन 2 दिनों में दिया जाए।
समाचारों में एक विराम के लिए रुकते हैं। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन काशी के स्वागत से अभिभूत दिखी। वो अपने 3 दिवसीय दौरे पर गुरुवार दोपहर 3 बजे वाराणसी पहुंची। मां गंगा पर फूलों से सजे हुए बजरे पर सवारी कर गंगा की लहरों पर तैरते हुए काशी विश्वनाथ धाम घाटों को निहारते हुए दशाश्वमेध घाट पर चल रही विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को बजरे से देख अभिभूत नजर आई और उन्होंने मोबाइल में गंगा आरती की तस्वीरें भी उतारी। भारतीय वेशभूषा में काले रंग की शॉल कंधे पर डाले गंगा आरती को श्रद्धा भाव से देखने के बाद उन्होंने अधिकारियों से इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली और खुशी का इजहार करते हुए हवा में दोनों हाथों को भी उठाया। मैम आई थी, हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे देश में फॉरेन लोग भी आते हैं, यहाँ पे बहुत गर्व के साथ आरती देखते हैं। And I think it should be Hillary should be a president, not. तुर्की में आए भीषण भूकंप को देखते हुए वाराणसी स्थित 11 एनडीआरएफ की टीम को मुख्यालय से आई सूचना के आधार पर तुर्की रवाना कर दिया गया। एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ के 51 कर्मियों की टीम, जिसमें 2 खोजी कुत्ते भी शामिल हैं, को रवाना किया गया है। इस टीम में कटिंग स्पेशलिस्ट, स्वास्थ्य कर्मी, इंजीनियर और संचार उपकरणों के साथ कम्युनिकेशन कर्मियों की टीम शामिल है। ये टीम तुर्की के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित अंटाकिया शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। एनडीआरएफ के कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि एनडीआरएफ की और भी टीमें तैयार हैं, जिन्हें आदेश मिलने पर रवाना किया जा सकता है। तो उसी अलर्ट टीम को हमने थोड़ा सा और सुसज्जित किया। वहाँ के इलाके की जो खुसूसियत हैं, वहाँ के इलाके के मद्देनज़र रखते हुए कुछ इक्विपमेंट्स को हमने ऐड किया और हमने 3 घंटे के अंदर टीम को तैयार करके यहाँ से हिंडन एयरवेज के लिए रवाना कर दिया। वहाँ पर कुछ देर टीम वहाँ रुकी, जहाँ पर विदेश राज्य मंत्री और हमारे डीजी एनडीआरएफ और तुर्की के भारत में जो राजदूत हैं, उन्होंने हमारी टीम को ब्रीफ किया वहाँ की स्थिति के बारे में। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी टीम वहाँ सुरक्षित पहुँच चुकी है। आज प्रातः 3:30 बजे टीम हमारी वहाँ पहुँची थी और हमारी टीम को वहाँ पर अंताकिया हताई प्रोविंस में एक स्थान है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है भूकंप से, वहाँ पर कार्य करने को कहा गया है। हमारी टीम ने वहाँ एक छोटा सा कैंप बना लिया है और जैसा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है, हमारी टीम ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, लोगों को जिंदा बचाने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। हालांकि बचाव अभियान जारी है। भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,000 के पार हो गई है। इस बीच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन दोस्त भी तेज रफ्तार से जारी है। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिसर में जिस प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे, वो प्रदर्शनी उत्तर प्रदेश में नई उम्मीदों की किरणों को दर्शा रही है और ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति राज्य के लोगों का जीवन बदल देगी और उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर भी उभर रहा है। नई उम्मीदें लेकर आई है। ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो पहले जाना जाता था। ये उत्तर प्रदेश
निवेश का उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश रोजगार का उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश बदलती अर्थव्यवस्था का उत्तर प्रदेश है और संभावनाओं में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उत्तर प्रदेश है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री जी जब इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे उसके बाद इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती दिखेगी। विशाल सोनकर के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। समाचारों में अभी लेते हैं एक छोटा सा विराम। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री ने जब चर्चा का जवाब दिया तो देश के विकास को लेकर सरकार की सोच को सामने रखा और विकास को लेकर विपक्ष ने जो आरोप लगाए उनका जवाब भी दिया। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी दोहराया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था और दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का खूब जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्केल और स्पीड का महत्व समझकर उस पर काम शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार 100% लाभार्थी को लाभ पहुंचाने पर काम कर रही है, जो भेदभाव और तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है तब करप्शन को भी संभावना मिलती है। कोई कहेगा मुझे जल्दी दो, वो कहता है इतना दोगे तो दूंगा, लेकिन 100% जाना है तो उसको विश्वास होता है भले इस महीने मुझे नहीं पहुंचा, 3 महीने के बाद पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा, विश्वास बढ़ता है। ये तुष्टीकरण की आशंकाओं को समाप्त कर देता है। फलानी जाति को मिलेगा, फलाने परिवार को मिलेगा, फलाने गांव को मिलेगा, फलानी बिरादरी को मिलेगा, फलाने पंथ संप्रदाय वालों को मिलेगा, ये सारी तुष्टीकरण की आशंकाओं को खत्म कर देता है। कुछ पड़ोसी देशों की हालत का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक दलों को सलाह दी कि देश की आर्थिक नीति के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो सत्ता के खेल खेलना, यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो जीपीओ वाला खेल आने वाला देखेगा। पीएम मोदी ने सरकार की तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे देश आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति से 27 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधा हितधारकों के खातों में गए हैं। इससे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया जो किसी इकोसिस्टम के हाथों में जा सकता था, वो बच गया। अब जिनको ये पैसा नहीं मिल पाया, उनका चिल्लाना स्वाभाविक है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के कारण इस देश के
2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो किसी इकोसिस्टम के गलत हाथों में जाता था वो बच गया है। देश की बहुत बड़ी सेवा की है और मैं जानता हूं जिस इकोसिस्टम के सागरिकों को, चेले चपाटों को जो 2 लाख करोड़ की ऐसी फायदे मिलते रहते थे, उनका चिल्लाना भी बहुत स्वाभाविक है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि हम जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के आधार पर मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं। दिन रात खुद को खपाना पड़ेगा तो खपाएंगे, लेकिन देश की आशाओं को चोट नहीं पहुंचने देंगे। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में चर्चा का जवाब दिया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के विकास कार्यों को आंकड़ों के माध्यम से उच्च सदन के समक्ष रखा और साथ ही विपक्ष द्वारा उठाए गए बिंदुओं का भी सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया और विपक्ष को आईना भी दिखाया। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी और अपनी सरकार की बात रखी। पीएम ने अपने भाषण में जहां देश की आर्थिक प्रगति को आंकड़ों के जरिए पेश किया तो विरोधियों पर जमकर हमले बोले। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पर आरोप लगते हैं कि आपने नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पीढ़ी के व्यक्ति को ही नेहरू के सरनेम रखने में शर्म आती है। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। पीएम मोदी ने आंकड़ों के जरिए विपक्ष को आईना दिखाया और कहा कि जो हमारे ऊपर राज्यों को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि कांग्रेस ने कितनी बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, मौजूद हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पहला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन है। इसके पहले जो भी आयोजन हुए थे वो देश के स्तर पर हुए थे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जब भारत बनेगा तो उसमें उत्तर प्रदेश का यह मानना है कि $1 ट्रिलियन की उसकी जो है अपना सहयोग होगा। और ये सहयोग ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए निवेश के आमंत्रण हैं। लगभग 10 देशों की पार्टनरशिप है इस कार्यक्रम के आयोजन की। लगभग 13 देशों में जाकर के रोड शो किए गए, सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारियां की गई, निवेशकों को बुलाया गया है और ऐसे निवेशक जो उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेंगे, जो उत्तर प्रदेश देश के लिए एक ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगा। और यह ग्रोथ इंजन निश्चित रूप से दुनिया में एक बाहरी अर्थव्यवस्था, एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो अभी 5वें नंबर पर है, वो कहीं न कहीं और आगे बढ़ाने के काम में आएगी। और इसी को लेकर के आज से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर मंथन होगा, विचार होंगे, समझौते होंगे और उसके बाद आने वाले दिनों में धरातल पर वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं लखनऊ। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लखनऊ सज संवर कर हुआ तैयार। उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अध्याय की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का करेंगे उद्घाटन। ग्लोबल ट्रेड शो की भी करेंगे शुरुआत। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड पार्किंग हुई शुरू। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वाहन टोकन से निकलकर पार्किंग की शुरुआत की। और मथुरा में जेल के कैदी एक जिला एक उत्पाद के योजना के तहत भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल के विग्रहों के लिए बना रहे हैं आकर्षक पोशाकें। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।